आज का हमारा टॉपिक है मौद्रिक नीति के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग, उद्देश्य और इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। आज हम डिस्कस करेंगे उपकरण के बारे में। मौद्रिक नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा, उसकी लागत तथा उसके उपयोग को इस प्रकार नियमित और नियंत्रित किया जाता है जिससे निर्धारित उद्देश्य पूरे हो सके। मौद्रिक नीति के उपकरणों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। रिजर्व बैंक इन उपकरणों की सहायता से मौद्रिक नीति का संचालन करता है। दो प्रकार के मौद्रिक नीति के उपकरण होते हैं जो आपके सामने आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं। पहला साख नियंत्रण के उपकरण और दूसरा साख सुविधा विस्तार के उपकरण। तो पहले हम ले रहे हैं साख नियंत्रण के उपकरण, टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इसके अंतर्गत साख की मात्रा, उसके उपयोग, उसकी लागत को प्रभावित करने वाले उपकरणों का समावेश होता है। बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोषानुपात, तरल कोषानुपात, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर साख की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इसलिए इन्हें मात्रात्मक साख नियंत्रण उपकरण कहा जाता है। जबकि अन्य उपकरण जैसे चयनित साख नियंत्रण, उपभोक्ता साख नियंत्रण, नैतिक अनुनय, प्रचार प्रसार एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई को चयनात्मक साख नियंत्रण के उपाय कहा जाता है। और ये पिछले चैप्टर में जब मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ा रही थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चैप्टर में मैंने एक पॉइंट पढ़ाया, क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। उसमें भी मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ाए हुए हैं। आज हम वापस एक बार इनको रिपीट करते हैं। पहला है हमारा बैंक दर। बैंक दर वह दर है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है अथवा उनकी प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की कटौती करता है। जब बैंक दर बढ़ाई जाती है तो बैंक ऋणों की लागत बढ़ जाती है, और जब बैंक ऋणों की मात्रा घटने लगती है, या इसको वापस मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब बैंक की रेट बढ़ाई जाती है तो बैंक ऋणों की लागत बढ़ जाती है, फलस्वरूप बैंक ऋणों की मात्रा घटने लगती है। ऊंची बैंक दर को महंगी साख नीति भी कहा जाता है, और जब बैंक दर को घटाया जाता है तो बैंक ऋण सस्ते होने से साख की कुल मात्रा बढ़ने लगती है। इसे सस्ती साख नीति भी कहा जाता है। और बैंक दर अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, लगातार बढ़ती घटती रहती है। और मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते। बैंक दर नीति यद्यपि मात्रात्मक साख नियंत्रण का एक अच्छा उपकरण है, और साख नियंत्रण की दृष्टि से अब बैंक दर का महत्व कम हो गया है, क्योंकि अब रिजर्व बैंक रेपो दर और रिवर्स रेपो दर से साख का नियंत्रण करती है। दूसरा पॉइंट है हमारा खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यह साख नियंत्रण का दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें साख की मात्रा में वृद्धि करने के लिए देश का केंद्रीय बैंक खुले बाजार से प्रतिभूतियां खरीदता है, जिससे प्रतिभूति धारकों के पास मुद्रा आ जाती है। वे इसे बैंकों में जमा कराते हैं, जिससे बैंकों की साख निर्माण क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन जब साख की मात्रा में कमी करनी होती है तो देश का केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है, जिससे जनता और बैंकों के पास की मुद्रा केंद्रीय बैंक के पास जमा होने लगती है और बैंकों की साख निर्माण क्षमता कम हो जाती है। यह मात्रात्मक साख नियंत्रण का सबसे सरल उपाय है, पर इसके प्रयोग में कई बाधाएं हैं। सर्वप्रथम, केंद्रीय बैंक के पास प्रतिभूतियों का पर्याप्त स्टॉक होना जरूरी है। दूसरा, बेचने से हानि भी उठानी पड़ सकती है। भारत में खुले बाजार की क्रियाओं का साख नियंत्रण में काफ़ी उपयोग होता रहा है। थर्ड है CRR, कैश रिजर्व रेशो, नगद कोष अनुपात। रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित % भाग रिजर्व बैंक के पास कैश जमा कराना अनिवार्य है, जिसे नगद कोषानुपात कहा जाता है। जब देश में साख की मात्रा कम करनी होती है तो देश का केंद्रीय बैंक CRR की दर बढ़ा देता है। इससे बैंक जमाओं का अधिक भाग
केंद्रीय बैंक के पास जमा हो जाने से बैंकों की साख निर्माण क्षमता कम हो जाती है, और इसके विपरीत जब साख की मात्रा बढ़ानी होती है तो CRR की दर घटाती जाती है, जिससे बैंकों को रिजर्व बैंक के पास कम राशि जमा करानी होती है। फलस्वरूप बैंकों के पास उधार देने के लिए राशि बढ़ जाती है। बैंकों की साख निर्माण क्षमता बढ़ जाती है। भारत में CRR दर में कई बार परिवर्तन किए गए हैं। इसने बैंकों की साख निर्माण क्षमता को काफ़ी प्रभावित भी किया है। नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात SLR। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अनुसार भारत में प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित % भाग अपने ही पास तरल कोषों में रखना पड़ता है। प्रारंभ में यह दर कुल जमाओं का 25% थी, किंतु धीरे धीरे समय समय पर कई चरणों में वृद्धि और कमी करी गई। इसका उद्देश्य बैंकों की तरलता क्षमता को प्रभावित कर साख पर नियंत्रण करना होता है। 5वां पॉइंट है रेपो रेट, रेपो दर। यह ब्याज की वह दर है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अपने द्वारा पूर्व निर्धारित प्रतिभूतियों की अतिरिक्त जमानत पर बैंकों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निर्धारित वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। रेपो दर में वृद्धि कर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण अथवा देश में मुद्रा की तरल मात्रा को कम किया जा सकता है, जबकि अर्थव्यवस्था में तरलता वृद्धि और मंदी के निराकरण हेतु रेपो दर घटाई जाती है। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो दर। जिस ब्याज दर पर देश का रिजर्व बैंक RBI व्यापारिक बैंकों के अतिरिक्त तरल कोषों को जमा के रूप में स्वीकार करता है, उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। इस ब्याज दर को बढ़ाने पर बैंकों के पास तरलता में कमी आती है, जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में मदद मिलती है, जबकि इस ब्याज दर को घटाने पर अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि में मंदी पर नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है चयनात्मक साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। यह गुणात्मक विधि है और साख की कुल मात्रा को प्रभावित किए बिना ही साख के उपयोग, प्राथमिकता और लागत को प्रभावित करती है। भारत के रिजर्व बैंक की धारा 21 के अंतर्गत बैंक अग्रिमों के बारे में दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार है। वह यह निर्देश जारी कर सकता है कि किन किन कार्यों के लिए कितना कितना अग्रिम दिया जाए तथा अग्रिमों पर ब्याज की दर और शर्तें क्या हो। सुरक्षित अग्रिमों के लिए कितना कितना मार्जिन रखा जाए, उधार की अधिकतम सीमा क्या हो। इससे देश के केंद्रीय बैंक को साख को वांछित क्षेत्रों में बढ़ाने तथा ऋणों के सही उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके लिए रिजर्व बैंक निम्न विधियां अपनाता है। फर्स्ट है मार्जिन फिक्सिंग। जब देश में अनिवार्य वस्तुओं की संग्रह प्रवृत्ति पर रोक लगानी होती है तो मार्जिन ऊंचा रखा जाता है ताकि बैंक साख घटे। अब भी कई आवश्यक वस्तुएं जैसे चीनी, चावल, तेल, खाद्यान्नों आदि पर मार्जिन की व्यवस्था लागू है। जब इन क्षेत्रों के लिए ऋण बढ़ाना होता है तो मार्जिन राशि घटा दी जाती है, जिससे उन्हें संग्रह के लिए ऋण सुलभ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अग्रिमों की अधिकतम सीमा निर्धारण, मैक्सिमम लिमिट। चयनित साख नियंत्रण की इस विधि में किसी उद्योग अथवा कार्य विशेष के लिए अग्रिमों की अधिकतम सीमा निर्धारित हो जाने पर उससे अधिक उधार नहीं दिया जा सकता। इससे बैंक साख में कमी और नियंत्रण होता है। थर्ड विविधात्मक ब्याज दर। यह चयनात्मक साख नियंत्रण की वह विधि है जिसमें देश का केंद्रीय बैंक उन क्षेत्रों के अग्रिमों पर ब्याज दर ऊंची रखता है जिनमें बैंक ऋणों को हतोत्साहित करना चाहता है, जबकि उन क्षेत्रों में ब्याज दर नीची रखी जाती है जिनमें अग्रिमों को बढ़ावा देना होता है। इससे उन क्षेत्रों में अग्रिमों में वृद्धि, साख में वृद्धि होती है। 8वां पॉइंट है उपभोक्ता साख नियंत्रण। जब देश में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तो केंद्रीय बैंक उपभोक्ता साख पर नियंत्रण के लिए ऋणों को घटाता है या उन्हें महंगा करता है।
जबकि उनकी मांग में कमी होने पर मांग बढ़ाने के लिए उपभोक्ता साख में वृद्धि की जाती है, ब्याज दरें नीची रखी जाती है ताकि उनकी मांग बढ़े। नेक्स्ट, नैतिक अनुनय। इस विधि के द्वारा केंद्रीय बैंक अपने संबंधित बैंकों को गश्ती पत्र, प्रपत्रों आदि के द्वारा उन पर अपना नैतिक दबाव डालकर एक निश्चित दिशा में काम करने का अनुरोध करते हैं। 10वां पॉइंट है प्रचार प्रसार। यह साख नियंत्रण का वह उपकरण है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक प्रचार प्रसार द्वारा वित्तीय संस्थाओं, सरकार तथा जनता को एक निश्चित दिशा में कार्य करने की सलाह देता है। यह साख नियंत्रण का बहुत ही कम प्रभावी तरीका है। और लास्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष कार्रवाई। देश के केंद्रीय बैंक के पास साख नियंत्रण का बहुत ही कठोर उपकरण है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के आदेशों की निरंतर उपेक्षा करने वाले बैंकों के खिलाफ वैधानिक कदम उठाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा मेन पॉइंट, साख सुविधा विस्तार के उपकरण, टूल्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। से पहला पॉइंट है वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, संचालन एवं विस्तार। मौद्रिक नीति की सफलता संगठित बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर है। इसके लिए संगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना और विकास आवश्यक है। मौद्रिक नीति के उपकरणों में औद्योगिक बैंकों, दीर्घकालीन वित्त संस्थाओं और निगमों की स्थापना महत्वपूर्ण है। भारत में IFC, IDBI, SIDBI, SFC, नाबार्ड, UTI आदि कई निगमों की स्थापना की गई है। सेकेंड पॉइंट है बैंकिंग शाखाओं का विस्तार। मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख सुविधाओं के विस्तार के लिए बैंकों की शाखाओं का विस्तार एक महत्वपूर्ण उपकरण है। 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकिंग शाखाओं के विस्तार में तीव्रता आई है। तीसरा, चलन मुद्रा का विस्तार। विकास के साथ साथ मौद्रिक क्षेत्र का विकास होता है। उत्पादन के विक्रय के लिए चलन मुद्रा का विस्तार भी मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उपकरण है। भारत में आर्थिक विकास के दौरान चलन मुद्रा में तेजी से वृद्धि की जाती रही है। फोर्थ पॉइंट है बिल बाजार का विकास। मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में बिल बाजार का विकास भी साख सुविधाओं में वृद्धि करता है। फिफ्थ पॉइंट सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से सरकार को आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होने से मदद मिलती है। साथ ही बैंकों को उस सीमा तक साख निर्माण की क्षमता कम हो जाती है जितना ही सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश अधिक होगा, बैंकों की साख निर्माण क्षमता घटेगी। सिक्स पॉइंट है प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं। कृषि और लघु उद्योग तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिक से अधिक ऋण सुविधाएं देना मौद्रिक नीति की सफलता के लिए जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है गरीबी निवारण। इसके लिए अधिक से अधिक ऋण सुविधाएं प्रदान करना मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है और इसके लिए कई कार्यक्रम संचालित भी किए जा रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है चयनित पुनः वित्त एवं पुनः कटौती सुविधा। इसका संबंध उन मौद्रिक उपाय से है जो चुने हुए आर्थिक क्षेत्रों को पुनः कटौती और पुनः वित्त की व्यवस्था करते हैं। भारत में योजनाबद्ध विकास के दौरान इन उपायों को प्रोत्साहन दिया गया है। ये आज हमने डिस्कस करे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्या क्या उपकरण हैं। इसमें दो मेन हैं हमारे, जैसा कि अपने उस पर भी ऑन स्क्रीन भी दिख रहा है, साख नियंत्रण के उपकरण और साख सुविधा विस्तार के उपकरण, जो पिछले चैप्टर में भी हम काफ़ी पॉइंट में से डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट जो हमारा है वो रहेगा लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आज के लिए इतना ही।